बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर नवीद उल हसन सैयद और आज का हमारा मौजू है अनार्किज़म। अनार्किज़म पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा नज़रिया है जिसका हतमी और आखिरी मकसद लोगों को रियासत या सियासत से बचाना है। इस नज़रिए के हामी लोग रियासत के सिरे से ख़िलाफ़ हैं और इनका मकसद और हदफ ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनफरादी आज़ादी हासिल कर सकें। ये नज़रिया इंसान की आज़ादी और खुशियों के दिफा के लिए हर किस्म की सियासी हुक्मरानियों से इंसान को बचाने के लिए तगोदो कर रहा है। अब हर किस्म की आज़ादी और हुक्मरानियों से या सियासी आज़ादियों से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अनार्किज़म सिर्फ मोनार्की या टायरनी या किसी ऐसी सख्त हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अनार्किज़म का मकसद किसी भी किस्म की रियासत का ख़ात्मा है। ये रियासत के बिल्कुल सिरे से ख़िलाफ़ हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अनार्की या अनार्किज़म किस ज़ुबान का वर्ड है और कौन सी ज़ुबान से इस वर्ड को डिराइव किया गया है। अनार्किज़म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनार्किया which means no rule or no government. In Greek, an means no and archi means rule, means there is no rule. So अल्टीमेटली क्या है कि अनार्किज़म रियासत के सिरे से ख़िलाफ़ है, किसी भी किस्म के इक़्तिदार, किसी भी किस्म की हुकूमत के सख्त ख़िलाफ़ है। इन लोगों के इस नज़रिया के हामी लोग बस यही चाहते हैं कि रियासत सिरे से मौजूद ही ना हो। और हदफ क्या है? हदफ ये है कि इंसान की आज़ादी और खुशियों का ज़्यादा से ज़्यादा दिफा हो सके और इंसान इनफरादी तौर पर आज़ाद हो सके। अब हम अनार्किज़म की तारीख़ के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अगर हम अनार्किज़म की तारीख़ उठाएं तो ज़ीनो, हु वाज दी फाउंडर ऑफ स्टोइज़म स्कूल ऑफ थाट, उसने सबसे पहले कहा था कि गुड लाइफ कुड नॉट बी पॉसिबल इन द स्टेट, यानी रियासत के अंदर एक अच्छी लाइफ मुमकिन ही नहीं है। मिडल एजेस में कुछ क्रिश्चियन मिस्टिक्स ने भी इस बात की तबलीग की कि इंसान को इंसान ही के बने हुए कवानीन से आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी वो कवानीन जो इंसान बनाता है उनसे इंसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए और सियासी निज़ामों से भी आज़ादी मिलनी चाहिए। लिहाजा अल्टीमेटली वही बात है कि अनार्किज़म सिरे से किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के सिरे से ख़िलाफ़ है। अगर हम जदीद दौर के अनार्किज़म की बात करें तो इट इज़ एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग ऑफ सोशलिज़म। जैसे सोशलिज़म में हमने पढ़ा कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी या रिलीजन का कोई रोल नहीं होगा पॉलिटिक्स के अंदर, तो बिल्कुल अनार्किज़म भी एक तरह का लेफ़्ट विंग है सोशलिज़म का। मसलन सोशलिज़म की मशहूर 3 बातें, अजम्पशंस जो मैंने अभी बयान की, बिल्कुल यही 3 अजम्पशंस अनार्किज़म की भी हैं। अनार्किज़म का बानी कौन है? अनार्किज़म का बानी एक ब्रिटिश फिलासफर थे जिनका नाम था विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन वाज द फाउंडर ऑफ अनार्किज़म। एक फ्रेंच मैन, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, प्राउडहान, वो पहले राइटर थे जो ख़ुद को अनार्किस्ट कहते थे। रशिया की 3 बहुत बड़ी मशहूर शख्सियात जिन्होंने अनार्किज़म को प्रमोट किया, जिन्होंने अनार्किज़म के आइडिया को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, बड़े मशहूर नाम हैं बैकुनिन, टॉल्स्टी, प्रिंस क्रोपोटकिन। ये बहुत बड़ी मशहूर शख्सियात हैं। आगे जाके हम क्रोपोटकिन ने जो अनार्किज़म की डेफिनेशन पेश की है वो भी हम प्रेजेंट करेंगे। क्रोपोटकिन ने अनार्किज़म की तारीफ़ कुछ यूँ की है कि अनार्किज़म इज़ अ प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट अंडर विच सोसाइटी इज़ कंसीव्ड विदाउट गवर्नमेंट और स्टेट। Harmony in such a society being obtained not by submission to law or by obedience to any authority, but by free agreement concluded between the various groups. अनार्किज़म के मुताबिक किसी भी कानून की, स्टेट की, गवर्नमेंट की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि ये किसी एक इनफरादी शख्स का एक एग्रीमेंट है वेरियस ग्रुप्स के साथ कि जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी लाइफ को अच्छे अंदाज से गुजारना चाहता है। लिहाजा क्रोपोटकिन की इस डेफिनेशन के मुताबिक स्टेट और गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी या रूल की हरगिज़ कोई अहमियत सिरे से है ही नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू टर्न एंड डिस्कसिंग अबाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अनार्किज़म। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्किज़म आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन इज अपोजिशन एंड वायलेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की मुखालफत करते हैं और स्टेट के ख़ात्मे का ऐलान करते हैं।
सेकंड वन इज अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। न सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की अनार्किस्ट मुखालफत करते हैं बल्कि उसके खात्मे की का भी ऐलान करते हैं। सप्रेशन ऑफ रिलीजन, अनार्किस्ट के मुताबिक रिलीजन को सप्रेस कर देना चाहिए। रिलीजन का पॉलिटिक्स के अंदर या स्टेट के अंदर कोई भी रोल नहीं है। वो किस तरीके से है नेक्स्ट जाकर हम एक एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ द अबॉलिशन ऑफ स्टेट, कैसे अनार्किस्ट किस बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि स्टेट का खात्मा होना चाहिए, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर के शुरू में भी ये कहा था कि स्टेट के खात्मे के हवाले से जो अनार्किस्ट का नज़रिया है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करप्ट या जाबराना हुकूमत जैसे ऑटोक्रेसी होती है या टायरनी होती है कि सिर्फ इन हुकूमतों के खात्मे के लिए अनार्किस्ट तगोदो कर रहे हैं। नहीं, अनार्किस्ट आर अपोज्ड एंड अगेंस्ट द स्टेट इन टोटो, कंप्लीटली खिलाफ हैं। चाहे डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अनार्किस्ट के नज़दीक स्टेट की कोई वैल्यू नहीं है। दे क्लियरली आर्ग्यू अगेंस्ट द वेरी नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के ही सिरे से खिलाफ हैं। किन बुनियादों पर खिलाफ हैं वो मैं 3-4 पॉइंट्स अभी पेश कर देता हूँ। रियासत ताकत पर बेस करती है। अनार्किस्ट की थीरी की जो असल और असास है वो ये है कि वो कहते हैं कि रियासत ताकत पर बेस करती है। अब हुक्मरान ताकत की वजह से करप्ट बन जाते हैं और अपनी ताकत को अपने मुखालिफिन के साथ गैर इंसानी रवैयों की हद तक इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा स्टेट नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि सियासतदान काफ़ी हद तक जाबिर और शरीर होता है, विक्ड होता है, उसकी नेचर की वजह से नहीं बल्कि हासिल शुदा ताकत की वजह से। यानी कोई भी सियासतदान नेचर वाइज अच्छा हो सकता है लेकिन जब उसको पावर मिलती है, जब उसको अथॉरिटी मिलती है तो वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ करता है जिससे वो जाबिर बन जाता है, शरारती बन जाता है या विक्ट बन जाता है। बतौर इंसान मुमकिन है वो बहुत अच्छा हो लेकिन बतौर इख्तियार के वो लाजमी ताकत का जाबराना इस्तेमाल करता है। हैंसफोर देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टेट इन फ्रंट ऑफ अनार्किस्ट। इसलिए क्रॉप्टोकिन ने क्या कहा था, दिस और दैट डेस्पिकेबल मिनिस्टर might have been an excellent man if power had not been given to him। अनार्किस्ट के हामियों के मुताबिक डेमोक्रेसी जो है वो डिस्पोटिज्म से भी ज़्यादा बदतर है क्योंकि इसमें अक्सरियत अपनी ताकत को अक़लियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। यानी आप ये एक्सट्रीम इसका पॉइंट चेक करें अनार्किस्ट का कि वो डेमोक्रेसी के भी सख्त ख़िलाफ़ हैं, हत्ता डिस्पोटिज्म किसी भी जाबराना हुकूमत से भी ज़्यादा जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि अक्सरियत जमहूरियत के अंदर अक्सरियत अपनी ताकत को अक़लियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है। इस हद तक अनार्किस्ट ने कहा कि द थीरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ फैलेशियस। अनार्किस्ट के नज़दीक किसी भी शख्स की कोई और नुमाइंदगी नहीं कर सकता, यानी कोई भी नुमाइंदा किसी दूसरे शख्स का नहीं बन सकता। वो ये भी कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ इंडीड अ मिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। अब आते हैं अनार्किस्ट के नस्बुलैन की तरफ। अनार्किस्ट का सबसे बड़ा हदफ और मकसद क्या है, वो ये है कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज़ द सुप्रीम गोल ऑफ अनार्किस्ट। आप भी मज़ीद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि अनार्किस्ट किस हद तक अपने नज़रियात में एक्सट्रीम हैं। लिबर्टी तब ही इंसान को मिल सकती है जब स्टेट या स्टेट के कंट्रोल का ख़ात्मा हो जाए। ये अल्टीमेटली उनकी थीरी है जिसकी बेस के ऊपर वो रन करते हैं। अनार्किस्ट ये कहते हैं कि स्टेट इज़ एन ईवल, इट प्रोटेक्ट्स एन अदर ईवल नेमली प्राइवेट प्रॉपर्टी। बैक्यूनन ने कहा था कि स्टेट के बगैर प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई हासिल ही नहीं कर सकता, यानी अगर स्टेट ना हो तो प्राइवेट पार्टी का ख़ात्मा हो जाएगा और इसी तरह स्टेट भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के सहारे के बगैर कायम नहीं हो सकती। अब ऐसी सूरत में ये दोनों यानी स्टेट और प्राइवेट प्रॉपर्टी की मौजूदगी में होता क्या है कि वर्किंग क्लास गरीब से गरीब तर होती जाती है, वर्किंग क्लास डाउनवर्ड्स होती चली जाती है, फॉल करती है, वर्किंग क्लास नुकसानात को फेस करती है जबकि एलीट क्लास जो है वो डेवलप होती चली जाती है। इस पॉइंट की बेस के ऊपर अनार्किस्ट कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा होना चाहिए। इसी ज़िमन में अनार्किस्ट कहते हैं कि स्टेट इज़ सुपरफ्लस एंड अननेसेसरी,
انارکسٹ نے ارسطو کی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ریاست لوگوں کی بھلائی کے لیے بنی ہے، مورل ایکسپریشن یا لوگوں کی فلاحی تکمیل کے لیے بنی ہے۔ کراپٹوکن کے مطابق یہ بات تاریخی اعتبار سے جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے، یعنی ارسطو کی بات کو وہ جسٹیفائی نہیں سمجھتا۔ انارکسٹ کے مطابق اسٹیٹ از انجوریس ٹو مین کائنڈ، انسانوں کے لیے اسٹیٹ بڑی خطرناک ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اسٹیٹ کا صرف ایک کام ہے، صرف ایک صورت میں انارکسٹ اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا بس یہ کام ہے کہ اپنی ڈیتھ پینلٹی کے لیٹر کے اوپر سائن کرے اور چلی جائے، یعنی اسٹیٹ اپنے خاتمے کا اعلان خود کر دے۔ انارکسٹ کا یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اسٹیٹ نہ تو ماضی میں تھی نہ ہی اسٹیٹ کا کوئی مستقبل ہے، یعنی مستقبل میں بھی اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ سیکنڈ assumption given by the anarchist is abolition of property۔ بالکل سوشلزم کی طرح انارکسٹ بھی پرائیویٹ پراپرٹی اور کیپیٹلزم کے سخت مخالف ہیں اور اس کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں۔ ایک تو پرائیویٹ پراپرٹی اور کیپیٹلزم انسان کی فطرت میں سماجی اور معاشی برائیوں کو جنم دیتے ہیں، اور دوسرا یہ پروڈکشن کے لیے غیر ضروری بھی ہیں۔ اس کے برے نقصانات صرف ورکرز ہی نہیں بلکہ کیپیٹلسٹ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، یعنی انارکسٹ کہتے ہیں کہ کیپیٹلزم اور پرائیویٹ پراپرٹی کے نقصانات صرف ورکنگ کلاس فیس نہیں کرتی بلکہ کیپیٹلسٹ ایٹ کلاس بھی فیس کرتے ہیں۔ کیسے؟ کراپٹوکن نے اس حد تک کہا کہ پرائیویٹ پراپرٹی اور کیپیٹلزم عوام کی تکالیف میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ بے روزگاری بڑھتی ہے، قرضوں کا بوجھ ممالک کے اندر ریاستوں کے اوپر بڑھتا ہے، امیروں کی سرکشی بڑھتی ہے۔ جو ہی امیر بندہ امیر سے امیر ترین ہوتا جائے گا تو وہ فیٹشزم اور بہت ساری دکھاوے کی چیزوں کی طرف بڑھے گا۔ امیر افراد کی شوبازیوں میں اضافہ ہوگا، امیر کی عیاشیوں اور سستی میں بھی اضافہ ہوگا، موج مستیاں ہوں گی، صحافتی پابندیاں لگیں گی، جنگوں کو دعوت دیں گی۔ اگر اس طرح کا ماحول ہوگا کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے اور امیر امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جائے گا تو ایسی سچویشن میں جنگوں کو بھی دعوت ملے گی۔ یعنی انارکسٹ کے نزدیک اسٹیٹ ریزن ہے، اسٹیٹ بیس فراہم کرتی ہے کسی بھی جنگ کو دعوت دینے کے لیے۔ Well, the last point of our lecture today is abolition of religion, the third and last assumption given by the anarchist۔ مذہب کے خاتمے کا بھی انارکسٹ اعلان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ریاست معاشرتی اداروں کو تحفظ دیتی ہے تو دوسری طرف مذہب اس بات کو بڑا مقدس اور پاکیزہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ بیکونن کے مطابق مذہب کو دولت اور طاقت بڑھانے کے لیے امیر لوگ صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں۔ مذہب انسانی دماغ کو ڈائیورٹ کرتا ہے صرف اور صرف ریاست کے دفاع کی خاطر، جس سے انسان کی انفرادی آزادی کو خطرے لاحق ہو جاتے ہیں۔ پھر حل کیا ہے؟ کراپٹوکن کہتا ہے کہ مذہب کی جگہ پر سائنس اور علم کو مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے، یا سوشل موریلٹی کو مذہب کی جگہ پر مقام ملنا چاہیے۔ کراپٹوکن مذہب کو دو بنیادوں پر رد بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنسی بنیادوں پر بھی مذہب کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور اسپرچول بنیادوں یعنی روحانی طور پر بھی مذہب کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس کے نزدیک مذہب صرف اور صرف جاہل لوگوں پر حکمرانی کا ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے۔ مذہب ریاست کے ظلم و ستم پر عوام کو بردباری اور تحمل سکھاتا ہے، یعنی ریاست ظلم کرتی رہے، جبر کرتی رہے، معاشی طور پر عوام کو نقصانات پہنچتے رہیں، بے روزگاری بڑھتی رہے، لیکن مذہب جو ہے وہ عوام کو بردباری اور تحمل سکھاتا ہے۔ مذہب ریاست کے ظلم و ستم پر عوام کو بردباری اور تحمل کا درس سکھاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یعنی ریاست اپنے ظلم و ستم کرتی رہے، معاشی طور پر عوام کو نقصانات ہوتے رہیں، ان امپلائمنٹ بڑھتی رہے، غربت بڑھتی رہے، لیکن مذہب جو ہے وہ تحمل اور بردباری کا درس دیتا رہتا ہے۔ انارکسٹ کے مطابق عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر حکمران اپنی پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں جس سے معاشی بدحالی پھیل رہی ہے، تو اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، حکمرانوں کا قصور ہے، اور مذہب ان حکمرانوں کے قصور کو پھر ایک پاکیزہ اور مقدس چیز بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس سینس میں انارکسٹ جو ہیں کہتے ہیں کہ ریاست کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے،
پرائیویٹ پراپرٹی کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور ریلیجن کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. If you people have any question, please ask in the comment box. Thank you so much.